टर्म में पास हो जाएंगे, मिड टर्म में नहीं भी पास होंगे तो कोई दिक्कत नहीं। 2, 3 बच्चे बैठ गए एमबीए के। और अगर स्टार्टिंग में ही कोई अदर डिपार्टमेंट का बच्चा यहाँ बैठता है तो एमबीए के कितने बच्चे हो जाएंगे? 1-2 बच्चे एमबीए। हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ कि आपका जो मिड टर्म है उसका जो पासिंग मार्क्स है वो कितना का है और फुल मार्क्स है वो कितने का है। और आज मैं ये भी बात करूँगा कि आपका जो क्लास एग्जामिनेशन हॉल में जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो कैसे बैठाते हैं बच्चे को, एमबीए के बच्चे कैसे बैठते हैं, उसके बाद कौन से बच्चे बैठेंगे और आपके पीछे कैसे बच्चे, किस तरह से, किस पैटर्न में बच्चे बैठेंगे, इन सब पे आज मैं बात करने वाला हूँ। और आज मैं ये भी बात करूँगा कि आपके साथ क्या क्या ले जाना है एग्जामिनेशन हॉल में, क्या अलाउ रहता है, क्या अलाउ नहीं रहता है। और मैं ये भी बात करूँगा सबसे इम्पॉर्टेंट कि आंसर शीट जो आपका है, जो आंसर शीट मिलेगा हॉरिजॉन्टल साइज रहता है। पहली बात तो मैं उसको बता दूँ, उसको मैं डिटेल में बताऊँ कि उसमें आंसर आपको कैसे करना है और उसके बाद फिर उसमें कौन से पेन से लिखना है, ब्लू पेन से कैसे लिखना है, ब्लैक पेन से कैसे लिखना है। मैं इस विषय पे भी मैं आज बात करूँगा आप लोग से। बहुत लोगों के एडमिट कार्ड में, जो एडमिट कार्ड रिलीज हुआ है उसमें है कि बहुत लोगों का फ़ोटो शो नहीं हो रहा है और बहुत लोगों का डेट ऑफ बर्थ किसी का गलत शो हो रहा है, किसी का शो ही नहीं हो रहा है। एडमिट कार्ड में जो भी चीज़ का प्रॉब्लम होता है, किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम हो एडमिट कार्ड से रिलेटेड, तो बेसिकली उसमें देखा जाता है आपका नाम है या नहीं है, आपका रोल नंबर, एडमिशन नंबर ये है या नहीं है। अगर ये सब में भी प्रॉब्लम है तो आप ईआरपी में आप जाकर के बात कर सकते हो, जो कि बी ब्लॉक में बाहर के साइड में, विंडो साइड में आप वहाँ पे जाके बात कर सकते हो। और अगर सिर्फ फ़ोटो इशू नहीं हो रहा है तो कोई बड़ी इशू नहीं है, आपको एग्ज़ाम देने से कोई नहीं रोकेगा। फिर भी आपको डाउट है तो आप ईआरपी में जाके बात कर लो, वो अपडेट होता है, कोई ग्लिच होता है उसके कारण फ़ोटोज़ नहीं दिखता है। क्योंकि मेरे जो 2 साल एमबीए मैंने करा उसमें किसी भी एडमिट कार्ड में मेरा फ़ोटो नहीं दिखा था, तो उतना बड़ा इशू नहीं होना चाहिए। और मैं बस यही सब पे आज मैं बात करूंगा और वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी तो आप लोग देख लेना, क्योंकि आज मैं जो भी बात करूंगा बिल्कुल आराम आराम से और डिटेल में बात करूंगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो बने रहना और आप लोग को आप लोग हमारी वीडियो पे प्यार दिखाते हो, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए हमारे वीडियो पे, और हमारे वीडियोस थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं तो। बहुत लोग आते हैं वीडियोस देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और लाइक नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हमसे कुछ सीखने को मिलता है तो हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि आपका जो आंसर शीट है, आप जो आंसर शीट लिखोगे वो कैसे लिखोगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूं कि आप लोग का जो पासिंग मार्क्स है और टोटल मार्क्स है मिड टर्म का, IA1 का, IA2 का और एंड टर्म का, वो कितने कितने का होता है। तो बहुत लोग बोल रहे थे कि IA1 IA2 में पास होना ज़रूरी नहीं है, मिड टर्म में पास हो जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, एंड टर्म में पास हो जाएंगे, मिड टर्म में नहीं भी पास होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आज मैं आपको बता दूं कि इंटरनल असेसमेंट 1, इंटरनल असेसमेंट 2 एंड मिड टर्म, ये तीनों एग्ज़ाम मिला करके आपका इंटरनल में ही आ जाता है टोटल। और आपका जो एक्सटर्नल जो होता है, जो 100 नंबर का होता है, वो आपका जनवरी में शायद होगा या लास्ट जनवरी या तो फिर फरवरी में होने वाला है, पता नहीं, एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार तो जनवरी में ही होगा। तो अगर डेट एक्सटेंड ना वो होता तो शायद हो सकता था। जितने भी नंबर का टोटल मार्क्स होता है उसका 33% से लेकर के 35% पासिंग मार्क्स होता है। परसेंटेज 30%, 33% से लेकर के 35% तक पासिंग मार्क्स होता है। या फिर अगर आपका 30 नंबर का ये, तो 30 नंबर का 33% कितना हुआ, उतना आपको लाना ज़रूरी है, वरना आप फेल कर जाओगे। और पास और फेल की बात करूँ तो आपका IA1 में पास होना ज़रूरी है, IA2 में भी पास होना ज़रूरी है, मिड टर्म में पास होना ज़रूरी है, बिल्कुल अलग अलग पास होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि एंटर में आप बोलोगे कि नहीं उसमें तो पास नहीं लिखा था, कोई दिक्कत नहीं, इसमें लिख लूँगा काम चल जाएगा। नहीं, अगर आपका IA1 और IA2 में फेल हो गया ना और मिड टर्म बहुत अच्छा मार्क्स आया, एंड टर्म बहुत अच्छा मार्क्स आया, तो आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट में बैक लग सकता है। इसीलिए आपके लिए आपके आपके पास जो भी 10 नंबर का भी एग्ज़ाम होता है वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है, बैक ना लगने से वो बचाता है। तो अगर बैक नहीं लगने देना है, और बैक लगने के बाद क्या होना है वो मैं बताऊंगा आगे, तो बैक बिल्कुल नहीं लगने देना। और 10 में से 5 या फिर 30 में से 15 नंबर आपको एनी हाउ लाना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो मैंने बता दिया यहाँ पे पासिंग सब में लाना, पास होना सब में ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि IA1 IA2 में पास नहीं हो, सब में पास होना ज़रूरी होता है। और अगर आपको आफ्टर एग्ज़ाम आपको अपना रिज़ल्ट देखना है मिड टर्म का
और IA1 IA2 का, तो आपका आई क्लाउड पे एक सेक्शन बना हुआ है, जैसे अटेंडेंस का, एडमिट कार्ड का, रिपोर्ट कार्ड का सेक्शन बना हुआ है ना सबका अलग अलग, उसी तरह उसमें लिखा हुआ रहेगा परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में जैसे ही जाओगे आपका मिड टर्म का उसमें रिजल्ट आपका शो कर जाएगा, तो आप उसमें जा करके मिड टर्म का उसमें रिजल्ट देख सकते हो कि मेरा कितना आया है कितना नहीं आया है। IA1 IA2 का भी उसमें शो करता है, और वो आई क्लाउड अपडेट होता है तभी होता है, ऐसा नहीं होता, लेकिन उसी में शो, जब भी शो करेगा तो उसी में शो करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि एंड टर्म जो होगा वो 100 नंबर का होगा, तो एंड टर्म के पहले वीडियोस आएगी उसमें मैं उसकी चर्चा करूंगा। फिलहाल मैं मिड टर्म और IA1 IA2 पे मैं बात करूंगा। किन्हीं को डाउट होता है कि IA1 IA2 नहीं दे पाए, किन्हीं का किसी कारण वजह से छूट जाता है, उसमें एब्सेंट लग जाता है, ठीक है। तो याद रखना एब्सेंट लगेगा तो भी आपका बैक लगेगा, एब्सेंट भी नहीं लगने देना है, अगर एब्सेंट लग गया तो आपका बैक लगना कन्फर्म है। अब हम बात करते हैं कि जिनका फी जमा नहीं, उनका एडमिट कार्ड रिलीज नहीं हुआ था, तो मैंने बताया था कि अंडरटेकिंग फॉर्म आप डाल देना। आई क्लाउड पे फी अंडरटेकिंग का एक अलग से स्पेशल ऑप्शन बना हुआ है, सेक्शन बना हुआ है, उसमें जाकर के आप जाकर के फी अंडरटेकिंग का फॉर्म डाल देना। लेकिन बहुत बच्चे लोग बोल रहे थे कि खुल नहीं रहा है, सच में ओपन नहीं हो रहा था, मैं खुद देख रहा था ओपन नहीं हो रहा था वो सेक्शन। तो मुझे ही किसी बच्चे ने बताया था कि उन्होंने जाकर के बात करा है, वो बोले हैं कि मंडे से ओपन होगा। तो जो वीडियो मैं आज शूट कर रहा हूँ, आज मंडे है और ट्यूसडे से आप लोग का एग्ज़ाम है, यानी कि 10 तारीख से एग्ज़ाम है, और आज 9 तारीख है, 9 दिसंबर। तो 9 दिसंबर तक शायद अगर शाम तक अंडरटेकिंग का फॉर्म नहीं खुलता है तो आप कल ही मॉर्निंग में जा करके आप डीन से बात करके या रजिस्ट्रार ऑफिस में बात करके कैसे भी कर करके आप बताना। फी अंडरटेकिंग का एक हार्ड कॉपी शायद वो लोग देंगे, वो लोग वो भर के आपका एडमिट कार्ड शायद रिलीज हो जाए, या कहीं से लिखवा के लेके आएंगे तो उनको एग्ज़ाम देने दे दिया जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और अब हम बात करते हैं सिटिंग अरेंजमेंट। सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, कि सिटिंग अरेंजमेंट एंड आंसर शीट कैसे लिखेंगे, कैसे फिल करेंगे, ये 2 टॉपिक है। तो दोस्तों जैसे मान लिया कि ये आपका क्लासरूम है, ये पूरा आपका क्लासरूम है, ये क्लासरूम है। क्लासरूम में आप देखते होगे 2 रो होता है, एक इधर होता है और एक इधर होता है। 2 रो होता है, इधर थोड़ा स्पेस होता है, बीच में स्पेस होता है और एक इधर स्पेस होता है, ठीक है। और एंट्री गेट इधर से होता है और एक इधर होता है। तो ये आपका सपोज दैट एग्जामिनेशन हॉल है, क्लासरूम को एग्जामिनेशन हॉल में कन्वर्ट कर दिया जाता है बाद में, तो सब कुछ ऐसा ही रहता है। और टीचर जो बैठते हैं उनका बेंच डेस्क यहाँ पे होता है। जो भी एग्जामिनेशन में जो मतलब आपका टीचर है जो भी कॉपी लेके आएंगे, और यहाँ पे पूरा ऐसे मतलब आप लोग को 2 टीचर रहते हैं हर एक एग्जामिनेशन हॉल में, एक यहाँ या फिर यहाँ भी रह सकते हैं, या पूरा ये स्पेस एरिया में ये घूमते रहते हैं क्लासरूम में, इधर उधर ये राउंड लगाते रहेंगे आप लोग के पूरे 2 घंटे तक एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। अब मैं बता दूं कि सीटिंग अरेंजमेंट जो होता है बच्चों का वो कैसे होता है। तो यहाँ पे मैं पहले बेंच डेस्क बना देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को अच्छे से पता चल सके। जैसे मैंने ये बना दिया बेंच डेस्क, ये डेस्क है, ठीक है, बेंच नहीं बनाया हो, इतना आप समझ जाओगे। तो ये दोनों साइड का रो है, यहाँ पे टीचर्स बैठते हैं, लेक्चर्स भी आपको लेते होंगे तो यहीं से लेते होंगे, और ये पूरा का पूरा एग्जामिनेशन हॉल है, ठीक है। और ये एंट्री गेट है। अब यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट कैसे होता था मेरे टाइम में, और अभी कैसे होगा ये तो नहीं पता, लेकिन मेरे टाइम में जैसे होता था वो मैं बता रहा हूँ, और मैं भी शायद अभी भी ऐसा ही हूँ, कुछ ज़्यादा इसमें चेंजेस नहीं होता है। तो अभी मैं 5 स्टूडेंट का लेके चल रहा हूँ और 4 स्टूडेंट का भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं 5-5 स्टूडेंट का लेके चल रहा हूँ। ये एक डेस्क पे 5 स्टूडेंट होते हैं, 1 2 3 4 5। अगर ये MBA के बच्चे रहेंगे 1 नंबर, तो दूसरा नंबर वाला रहेगा BBA का। BBA का भी हो सकता है, BTech का भी हो सकता है, बी फार्मा का भी हो सकता है, किसी भी अदर स्पेशलाइजेशन या अदर डिपार्टमेंट का यहाँ पे एक बच्चा रहेगा। फिर यहाँ पे एक MBA का बच्चा रहेगा, फिर यहाँ पे अदर स्पेशलाइजेशन का डिपार्टमेंट का बच्चा रहेगा, फिर यहाँ एक MBA का बच्चा रहेगा। अगर 5 स्टूडेंट है एक डेस्क पे, तो टोटल MBA के कितने बच्चे बैठ गए? 1 2 3 बच्चे बैठ गए MBA के। और अगर स्टार्टिंग में ही कोई अदर डिपार्टमेंट का बच्चा यहाँ बैठता है तो MBA के कितने बच्चे हो जाएंगे? 1 2 बच्चे MBA के हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ MBA बैठा है दूसरा नंबर पे, तो तीसरा नंबर पे तो MBA नहीं बैठेगा, वो तो चौथे नंबर पे MBA का बैठेगा। अगर चौथे नंबर पे MBA का बैठ रहा है तो 5वें नंबर पे कोई अदर डिपार्टमेंट बैठ रहा है। अगर स्टार्टिंग में MBA का बच्चा बैठा तो 3 बच्चे MBA के इस पे आ जाएंगे, और स्टार्टिंग में अगर कोई अदर डिपार्टमेंट का बच्चा बैठा तो 2 MBA के बच्चे आ जाएंगे। ये मैं 5 स्टूडेंट के रेशियो को मैं लेके चल रहा हूँ एक डेस्क पे, ठीक है। अब मान लिया बाय द वे 1 2 3 4 5 स्टूडेंट बैठे हैं एक एग्जामिनेशन हॉल में इधर वाले रो पे, पहला बेंच पे। तो अब
आप बोलोगे 6 नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, तो इसी के जस्ट जो पैरेलल में रहता है ना डेस्क, पैरेलल में यहाँ पे 6 हो जाएगा, ये 6 रहेगा, 7 8 9 10, कितना हो गया, 5 इधर 5 इधर। अब बोलोगे कि आप लोग की 10 यहाँ हो गया, तब 11 नंबर तो यहाँ से स्टार्ट होगा, तो नहीं, 11 नंबर यहाँ से स्टार्ट नहीं होता, 11 नंबर सीधा आप लोग को यहाँ से स्टार्ट होगा फिर से। 1 के पीछे 11, 2 के पीछे 12, 3 के पीछे 13, 4 के पीछे 14, 5 के पीछे 15। यही अगर 4-4 का रहता ना तो यहाँ पे ये रेशियो चेंज, काउंटिंग चेंज हो जाता, फिर अलग अलग हो जाता सब। तो पहले मैं 5-5 का लेके बता रहा हूँ, उसके बाद 4-4 का लेके बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको रोल नंबर है, सॉरी आपका सीट नंबर है 26, तो सीट नंबर 26 कहाँ बैठेंगे आप देख लो, 5 10 यहाँ है, तो 11 12 13 14 15, 15 इसके पीछे आ गए, 5 के पीछे 15 आ गए, फिर 6 के पीछे 16, 7 के पीछे 17, 8 के पीछे 18 19 20, 10 के पीछे 20 हो गया। अब 20 यहाँ हो गया तो 21 यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा, 21 सीधा थर्ड रो में यहाँ से स्टार्ट होगा, 21 22 23 24 25, 25 यहाँ हो गया, 26 कहाँ आ जाएगा मेरा, 26 मैंने पूछा था ना, जो 26 मेरा यहाँ आ जाएगा, सीट नंबर 26 मेरा यहाँ बैठेगा, ठीक है। तो इस तरह से सीटिंग अरेंजमेंट होता है अगर 5-5 का रेशियो लेके चलोगे तो, ठीक है। और MBA BBA वाले पहले ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये दोनों में पहले MBA बैठ रहा है या पहले BBA बैठ रहा है, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि एक बेंच पे MBA वाले कितने बैठेंगे, एक बेंच पे BBA वाले कितने बच्चे बैठेंगे, यही दोनों इंसान से तय होता है पूरा, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे 4-4 लोगों का लेके चलते हैं तो 4 यहाँ हो जाएगा, जैसे 5 यहाँ पे स्टॉप हो गया था तो यहाँ पे 4 स्टॉप हो जाएगा, और यहाँ से 8 स्टार्ट होगा, 8 9 10 11 12, सॉरी 4, सॉरी यहाँ 5 6 7 8 हो जाएगा, 4 इधर 4 इधर, तो 8 इधर हो जाएगा, हो गया 5 6 7 8। अब 8 यहाँ है तो 9 कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। जैसे ही आप एंट्री करते हो ना तो आपके जो राइट साइड होता है ना वो आपका बढ़ता हुआ नंबर होता है, और सोच रहे हो कि आपका 1 नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, तो आपके लेफ्ट साइड में जो यहाँ पे कॉर्नर पे रहेगा ना ये 1 नंबर होगा। अगर आप इस गेट से भी एंट्री करते हो तो यहाँ पे 1 नंबर होगा, और आप अगर इस गेट से भी एंट्री करते हो तो आपका 1 नंबर यहाँ रहेगा। मेरे टाइम में ये सीटिंग अरेंजमेंट मैं अपने टाइम का बता रहा हूँ, 22 से लेकर के 24 तक के बैच में, ठीक है। और अभी कैसे है वो मुझे नहीं पता, बाकी अगर ऐसा रहेगा तो बिल्कुल ऐसा ही रहेगा जैसा मैंने बताया है। और यहाँ पे दो फैकल्टी रहते हैं जो एग्जाम हॉल में इंक्वायरी करते रहते हैं, इधर उधर जा करके देखते रहते हैं बच्चों को। वो अगर किसी बच्चे को पकड़ते हैं, मान लिया 6 नंबर वाले को चीटिंग करते हुए पकड़ लिए, 26 नंबर चीटिंग करते हुए पकड़ लिए, तो उसका डायरेक्ट UFM लगा देते हैं। UFM क्या होता है, UFM वो चीज़ होता है जैसे कि मान लिया कि हम एग्ज़ाम देते देते 1 घंटा मेरा हो गया, 1 आवर हो गया, 1 आवर में मैंने आंसर शीट में जितना कुछ भी लिखा है उस आंसर शीट को वो लेंगे फैकल्टी और उसको पूरा रेड पेन से क्रॉस कर देंगे और आपको एक नया सीट दिया जाएगा। उस नए सीट में आपका जो बचा हुआ टाइम है उसी में फिर से आप उस नए सीट में जितना लिखोगे उतना में ही नंबर मिलेगा, और प्लस आपको डीन के पास जा करके बताना पड़ेगा, कभी भी बुलाया जा सकता है डीन के पास कि आप किस लिए चीटिंग कर रहे थे, क्यों चीटिंग कर रहे थे, वहाँ पे जवाब देना पड़ेगा। तो UFM लगने का मतलब ये होता है कि आप जितना भी आंसर लिखे हो तब तक उसको क्रॉस कर दिया जाएगा। ये हमारा पूरा सेटिंग प्लान था। कैमरा लगे हुए रहते हैं, आगे एक यहाँ रहता है और एक यहाँ पीछे रहता है। बाकी बीच में 4-5 प्रोफेसर्स जो होते हैं वो अचानक से घुस जाएंगे अंदर, एंट्री करेंगे, और जिन पे भी अचानक से शक जाता है उनकी पैकेट्स चेक होती हैं। अगर पकड़े गए तो आप पे कार्रवाई किया जाएगा। मोबाइल नहीं रहना चाहिए आपके पास, स्मार्ट वॉच नहीं रहना चाहिए, आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं रहना चाहिए, बशर्ते कि एक कैलकुलेटर आप बस रख सकते हो, उसके अलावा कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं रख सकते हो। पानी का बॉटल रख लेना, ID कार्ड, एडमिट कार्ड ये सब रख लेना। बाकी इधर उधर थोड़ा बहुत देख सकते हो, लेकिन बात अगर करोगे, टीचर्स अगर अच्छे रहेंगे तो उनका मूड पे डिपेंड है, वो चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, वो चाहे तो पकड़ भी सकते हैं। ये पूरा स्पेस जो होता है इसमें टीचर्स वगैरह घूमते रहते हैं। 2 ही टीचर रहते हैं, एक आगे और एक पीछे, या दोनों यहीं पे रहेंगे, उनकी मर्जी के। तो ये हमारा पूरा सीटिंग अरेंजमेंट था, बाकी तो मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं कि आंसर शीट। आंसर शीट 2 तरह का होता है, एक तो ये हॉरिजेंटल साइज में होता है, सॉरी ये वर्टिकल साइज में होता है, एक होता है हॉरिजेंटल, इस तरह से होता है। तो इस तरह से हमारा आंसर शीट रहेगा, बिल्कुल ऐसे। और स्टार्टिंग जो पन्ना होता है उसमें आपका OMR भरना रहेगा, नाम, रोल नंबर, रोल कोड, यहाँ पे आपका ये सब्जेक्ट नेम रहेगा, आपका नेम रहेगा, और इधर आपका कोर्स नेम, ये सब ऐसे से रहेगा। यहाँ पे डेट वगैरह रहेगा, यहाँ पे सब्जेक्ट रहेगा, इस तरह से रहेगा।
अब जैसे ही दूसरे पेज में आते हो, फाइनल पेज में, 2 तरह से मैंने मार्जिन छोड़ने के लिए बोला था पेज में, या सब लोग बोलते हैं। तो एक तरह से यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, इधर से ऐसे इतना स्पेस छोड़ना, इतना या थोड़ा सा कम, इतना काफ़ी है। और आंसर शीट के दूसरे साइड भी आप ऐसे रहता है ऑलरेडी इधर, लेकिन आप ऐसे कर देना, ठीक है। तो दोनों साइड मेरा मार्जिन छूट गया है और ऊपर में रहता है ऐसे, ये रहता है, इस तरह से रहता है, और नीचे भी इस तरह का नीचे भी रहेगा। अब यहाँ पे आपको आंसर करना है। ये पूरा, ये तो ब्लैंक है मेरे पास, उस तरह का इस तरह का था नहीं, तो मैं उसी में बता देता। इसमें आप आंसर करोगे तो आंसर करने का सबसे सही तरीका क्या है, एक तो मार्जिन आपने छोड़ दिया। अब यहाँ पे सेक्शन लिखो, कौन सा सेक्शन, ए, सेक्शन बी, मतलब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ या फिर यहाँ लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिया, और यहीं से आप आंसर लिखना स्टार्ट करोगे, या उसका कुछ ब्लैक पेन से, और आपको कुछ क्वेश्चंस का कुछ लिखना है तो यहाँ पे लिख सकते हो कुछ, मतलब ब्लैक से। फिर ब्लू पेन से भी आप यहाँ से लिखना स्टार्ट कर सकते हो। अगर मान लिया कि मेरा एक पेज में आंसर हो गया है पूरा, दूसरे पेज में कोई आंसर मान लिया कि हाफ में ही ख़त्म हो जाता है, यहाँ पे ही आंसर ख़त्म हो गया, तो ऐसा नहीं, इतना स्पेस आप नहीं छोड़ना, क्योंकि सीट रहती नहीं है। फिर आपको पीछे ऐसा नहीं कि यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देना, आप यहीं से दूसरा क्वेश्चन का आंसर लिखना स्टार्ट कर देना, ठीक है, ताकि आपका इतना स्पेस बेकार ना जाए। ये सब चीज़ पे ध्यान रखना, और बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहना चाहिए। डायग्राम वगैरह बिल्कुल प्रॉपर बनाना है, और बहुत बड़ा भी नहीं बनाना है, ताकि और भी आपको आंसर लिखने में बने आगे। और पेंसिल पेन का सबका यूज करना अच्छे से, बिल्कुल पॉइंट बाई पॉइंट आंसर करना है, और पैराग्राफ में भी करना है, पॉइंट बाई पॉइंट में भी करना है अपने अनुसार, ठीक है। ये था मेरा आंसर शीट, जो कि 15 पेज का रहेगा। मेरे टाइम में 15 पेज का था। टोटल 15 पेज आपको आगे पीछे मिला करके पूरा भरना है अच्छे से, प्रॉपर वे में। मिड टर्म है ये, 30 नंबर का रहेगा। बाकी आईडी कार्ड वगैरह ध्यान से सब ले जाना, बिना आईडी कार्ड के बैठने नहीं देते हैं, भगा देते हैं सीधा। क्लास के स्टार्ट होने से पहले आधे घंटे रिवीजन कर लेना, जो भी टॉपिक होगा, नोट्स जो भी आप कॉपी लेके जाना, वहीं पे बैठ के पढ़ लेना, थोड़ा सा दिमाग में आ जाएगा क्या क्या नहीं है। और बाकी आधे घंटे पहले से गेट के बाहर आप चले जाना, ताकि आपको क्लासरूम ढूंढने में ज़्यादा ना हो, क्योंकि बहुत लोगों का ब्लॉक सी में भेज दिया गया है सीटिंग। ब्लॉक सी में 413, 412, 513 ऐसे करके सीटिंग अरेंजमेंट हुआ है। ब्लॉक सी में बहुत ऊपर जाना पड़ता है, तो ऊपर जाने में भी टाइम लगता है ना। लिफ्ट से अगर आप जाओगे तो लिफ्ट से जाने में बहुत भीड़ रहती है, उससे जल्दी आप सीढ़ियों से चले जाओगे। जितना देर आप लिफ्ट से जाने में वेट करोगे, उससे अच्छा सीढ़ी से चले जाओ। या तो आप एक काम करोगे, 1 घंटा पहले या आधा घंटा पहले क्लासरूम के बाहर कहीं यहीं पे बैठ के, सीट पे बैठ के, तो अपना पढ़ाई करते हो, रिवीजन करते रहो, बस यही तो करना है, और क्या करना है। चलो फिर मिलते हैं। आप कल का पेपर दो मार्केटिंग का, बस पढ़ के जाओ, कल मार्केटिंग है आप लोग का। ऑल द बेस्ट आप लोग को, और अच्छे से पेपर दो। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बताई हुई जानकारी अच्छी लगी हो। अगर थोड़ी सी भी हमारी बताई हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियोस को अपने सेक्शन में और भी बच्चों के पास भेजें, ताकि उनको भी पता चल सके कि हाँ कैसे क्या होता है। और हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और मिलते हैं फिर से एक नए टॉपिक में, नए कंटेंट के साथ। अब तो जो भी वीडियोज़ आएगी बीच में, अगर आप लोग की डिमांड रहेगी तो आएगी, या क्वेश्चंस कुछ रहेंगे तो आएंगे, वरना एग्ज़ाम के बाद। तो ऑल द बेस्ट, आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दो, और बिल्कुल घबराना नहीं है, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, और बिल्कुल छोड़ के कुछ नहीं आना है, सारा कुछ करके आना है, हार नहीं तो पार। क्योंकि मिड टर्म भी तय करता है आपका बैक लगने का नहीं लगने का, तो मिड टर्म पे भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से करके आओगे, और अपना ख्याल रखो, ठंड बहुत है बाहर। और चलो मिलते फिर से नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, लव यू ऑल, जय श्री राम, राधे राधे।